हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सीए इंटरमीडिएट में 2021 के फास्ट ट्रैक बैच में आपका स्वागत है और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज हम टॉपिक करेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट एग्जाम में आई थिंक इसका क्वेश्चन भी आया है। तो एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये एप्लीकेबल सिर्फ आपकी पब्लिक कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी नहीं है। यानी कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है कि आप उनको जितनी मर्जी रेम्यूनरेशन पे कर सकते हो। किनको? मैनेजरियल पर्संस को। कवर कौन कौन होता है इसमें कवरेज आती है सबसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर्स की, यानी कि बड़े बड़े लोगों की रेम्यूनरेशन को डिफाइन किया है सेक्शन 197 के अंदर। ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का जो टॉपिक है सेक्शन 197 के अंदर कवर होता है विद शेड्यूल 5 के साथ, इसको हम पढ़ते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डिफाइंड है, होल टाइम डायरेक्टर की डिफाइंड है और मैनेजर्स। ये मैनेजर नॉर्मल मैनेजर नहीं है, ये वो मैनेजर्स होते हैं जिनके पास मैनेजिंग पावर्स होती हैं। तो ये मैनेजरियल पर्संस हैं जिनकी सैलरीज रेम्यूनरेशन को सेक्शन 197 में डिफाइन किया गया है। इसके ऊपर लिमिट लगाई है। सवाल आता है कि सर लिमिट क्यों लगाई है? अगर इनकी रेम्यूनरेशन के ऊपर लिमिट ना लगाए तो ये मनमर्जी की रेम्यूनरेशन विड्रॉ करेंगे पब्लिक कंपनी के केस में। क्लियर? पब्लिक कंपनी में पैसा किसका इन्वॉल्व होता है? पब्लिक का। मैनेज करते हैं ये लोग, तो ये जब चाहे अपनी मर्जी से अपनी रेम्यूनरेशन को बढ़ा कम कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर एक लिमिट लगाई है। आप बोलोगे सर प्राइवेट कंपनीज में क्यों नहीं लगी है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का पैसा नहीं है, यू कैन विड्रॉ एनी अमाउंट। ठीक है, लिमिट क्या है? लिमिट के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे लिमिट्स को, जो रेम्यूनरेशन की लिमिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? पहला कि अगर कंपनी के पास एडुकेट प्रॉफिट्स है, यानी कि प्रॉफिट्स कमा रही है, और दूसरा जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस में है। अगर तो आप कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इन सब लोगों को, जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, सबको इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर या अदर डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं, सबको मिला के नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा आप नहीं दे सकते। मैक्सिमम लिमिट है 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट सेक्शन 198 के अंदर डिफाइंड है। ये वो वाला नेट प्रॉफिट नहीं है जो नॉर्मल हम लोग शेड्यूल 3 के अंदर नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट्स नॉट दैट प्रॉफिट। तो आपको ये नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सेक्शन 198 के अंदर डिफाइंड है। उसका 11% मैक्सिमम मैनेजमेंट करने वालों को दे सकते हो, जिसमें सारे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, कोई भी आ जाएगा इसमें। और अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, डजंट हैव एडुकेट प्रॉफिट, यानी कि लॉसेस में है, तो ऐसे केस में उनको जो रेम्यूनरेशन, अच्छा फिर तो आपको लगता है कि इन दैट केस आपको रेम्यूनरेशन देनी चाहिए? देनी चाहिए, काम तो कर रहे हैं ना, मैनेजमेंट तो कर रहे हैं। तो जिस चीज को इन दैट केस मैनेज, देखो अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी जो रेम्यूनरेशन है प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेट होगी, और अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो जिस चीज को मैनेज कर रहे हो वो डिफाइन करेगा कि आपको कितनी रेम्यूनरेशन मिलेगी। तो अगर आप लॉसेस में हो, इनिशियली क्या होता है, कंपनी कई बार लॉसेस में होती है, शुरू के फेस में होती है, या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे कोविड आ गया था, तो उसमें क्या हो गया, कंपनी लॉसेस में जाती है, नॉर्मली सेल्स कम हो जाती हैं, खर्चे तो उतने ही रहते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी जो है वो लॉसेस में है। तो उस केस में जो इन सबको मिला के इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर इनकी रेम्यूनरेशन बेस्ड होगी। यानी कि अगर तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो रेम्यूनरेशन बेस्ड होगी नेट प्रॉफिट के ऊपर, और अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो आपकी रेम्यूनरेशन बेस्ड होगी इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं, जब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, जब प्रॉफिट कमा रही है तो मैक्सिमम 11% का नेट प्रॉफिट बांट सकते हो। ये नेट प्रॉफिट कौन सा? वो नेट प्रॉफिट है जो सेक्शन 198 के अंदर डिफाइंड है। क्लियर? अब मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की सैलरी, और दूसरा अदर डायरेक्टर्स की सैलरी। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनको अलग इसलिए किया गया है कि मेन मैनेजमेंट यही लोग करते हैं।
अदर डायरेक्टर्स का मैनेजमेंट में ज्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर आप होल टाइम डायरेक्टर हो या मैनेजर हो तो आपको रेम्युनरेशन कितनी मिलेगी? टोटल लिमिट 11% ही है। अगर इफ ओनली वन ऑफ देम इज अपॉइंटेड, यानी कि इनमें से कोई भी एक बंदा आपकी कंपनी को मैनेज कर रहा है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे वो मैनेजर हो, तीनों में से एक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है। देखो डायरेक्टर होल टाइम तब होता है जब वो नौकरी कर रहा होता है। जब किसी कंपनी में वो नौकरी करने लग जाए, 9 to 5 की जॉब करे, डायरेक्टर है लेकिन पूरा टाइम मैनेजमेंट करता है, तो होल टाइम डायरेक्टर बन जाता है। बाकी डायरेक्टर नॉर्मली पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो कई कंपनीज को मैनेज कर लेते हैं, वो नौकरी नहीं करते। और मैनेजिंग डायरेक्टर तो ऑटोमेटिकली जो मैनेज करने वाला डायरेक्टर है, और मैनेजर बेसिकली डायरेक्टर नहीं होता लेकिन एक ऐसा पर्सन होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट कर रहा होता है, मतलब कि डिसीजंस ले रहा है लेकिन वो डायरेक्टर नहीं है, तो पावर उसके पास भी उतनी है। तो अगर इनमें से कोई भी है, अगर एक बंदा है, अब छोटी कंपनीज में मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो एक बंदा मैनेज कर लेगा, एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, एक बंदा अपॉइंट कर लो सफिशिएंट है। तो ऐसे केस में उसे अकेले 5% मिलेगा, उसको अकेले को 11 नहीं मिलेगा। अगर एक ही बंदा है तो मैक्सिमम 5%। और अगर कंपनी बड़ी है, आपको एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, 2 मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, एक होल टाइम डायरेक्टर हो गया, एक मैनेजर हो गया, मतलब एक से ज्यादा किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। 4 मैनेजर भी रख सकते हो आप, एक होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी एक से ज्यादा, कोई भी रेशियो हो सकती है, कोई भी प्रपोर्शन हो सकता है। ऐसे केस में सबको मिला के 10% से ज्यादा रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, सबको मिला के। अगर अकेला बंदा है जो मैनेज कर रहा है तो उसको 5%, और अगर एक से ज्यादा बंदे हैं जो मैनेज कर रहे हैं तो बेसिकली 10%, इफ मोर देन वन ऑफ देम इज अपॉइंटेड। ठीक है, अब ये अपॉइंट कैसे होता है ये आप लॉ में पढ़ लोगे, फाइनल के लॉ में पढ़ोगे आप, क्योंकि सेक्शन 196 97 पे चला जाता है ना। वन सेक्शन 197 इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट लॉ सिलेबस। आई थिंक आपका तो सेक्शन 147 148 पे रुक जाता है ना वहां तक। तो ये सेक्शन 197 है, इसको फाइनल में पढ़ोगे। क्लियर? उसके बाद अब बच के बाकी डायरेक्टर्स। बाकी डायरेक्टर्स का क्या होगा? देखो, अगर तो कंपनी में कोई भी नहीं है, होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, या ना ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इसका मतलब बाकी डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं सबको, बाकी के अदर डायरेक्टर को सबको मिला के 3% मिलेगा। 3% मिलेगा अगर कंपनी में कोई भी नहीं है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, ना तो मैनेजमेंट करने वाला है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, ना ही कोई होल टाइम डायरेक्टर है, और ना ही कोई मैनेजर है। तो ऐसे केस में बाकी के डायरेक्टर्स का मतलब कंपनी को मैनेज कर रहे हैं अदर डायरेक्टर्स। ठीक है, टेम्परेली ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास होल टाइम डायरेक्टर भी ना हो, हमारे पास मैनेजर भी ना हो, और हमारे पास मैनेजिंग डायरेक्टर भी ना हो, ऐसा पॉसिबल है। ऐसे केस में हम बाकी डायरेक्टर से कंपनी को मैनेज करवा लेते हैं, तो सारों को मिला के दे कैन बी मोर देन 1, 3% मिलेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है कंपनी डजंट हैव एनी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। ठीक है जी, कोई भी नहीं है, वो आती रहती है। तो उसके बाद अगर कंपनी के पास ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट का मेन काम वो संभालते हैं, अदर डायरेक्टर मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो उनको फिर 1% मिलेगा सबको। तो सिंपल सी बात है, अगर एक ही बंदा मैनेज कर रहा है तो 5% ले जाएगा, अगर मैनेजमेंट करने वाले एक से ज्यादा हैं तो कलेक्टिवली उनको 10% मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 11 ही है ना। अगर उनको 11 दे देंगे तो बचे हुए को एक तो देना पड़ेगा ना। इसलिए देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैनेजमेंट करने वाले एक से ज्यादा है तो 10 तुम ले जाओ, एक अदर के लिए रख दिया। और अगर उनमें से कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो इसका मतलब अदर डायरेक्टर मैनेज करते हैं, तो उनको 3 दे दिया उन्होंने, 3%। ऐसा होता बड़ा कम है कि आपके पास इन तीनों में से कोई भी ना हो।
किसी ईयर में पर्टिकुलर हो सकता है किसी वजह से, तो इन दैट केस अदर को हम 3% प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि सेक्शन 198 के नेट प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आपने सेक्शन 198 वाला लेना है, अदर नेट प्रॉफिट नहीं लेना। जो शेड्यूल 3 का नेट प्रॉफिट है वो आपने कैलकुलेट नहीं, मतलब उससे आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात आती है कि अगर सेक्शन 198 के अंदर नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, वो मैंने दिया हुआ है। सेक्शन 198 का प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो डायरेक्टर्स की वजह से प्रॉफिट जनरेट हुआ वो लेना है। आपका जो नेट प्रॉफिट है देखो, उसमें एक्सेप्शनल आइटम्स भी होती हैं, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी होती हैं, उसमें कैपिटल गेन्स भी होते हैं, कई बार अदर इनकम्स भी होती हैं। तो सारा मिला के आपके पास शेड्यूल 3 का नेट प्रॉफिट आता है। बट सारे का सारा जो शेड्यूल 3 का नेट प्रॉफिट है वो किसी डायरेक्टर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया होता। तो सेक्शन 198 इसलिए बनाया गया टू फाइंड आउट द कंट्रीब्यूशन बाय दोस्त हु आर मैनेजिंग, उनके द्वारा मैनेज किया गया प्रॉफिट निकालना है, उसके ऊपर हम आपको रेम्युनरेशन देंगे। तो आइए देखते हैं किन किन आइटम्स को आपने इस प्रॉफिट को निकालने में कंसीडर करना है। क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। सब्सिडीज, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा, जो नॉर्मल रेवेन्यू है बिजनेस का वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने में डायरेक्टर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द फॉलोइंग सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। अगर किसी कंपनी को, देखो मैंने आपको बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो लेना ही लेना है, वो तो प्रॉफिट का पार्ट है। इसके अलावा क्या लेना है, आपको कहीं से सब्सिडी मिलती है, अगर वो सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है, सरकार देती है, और अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी देती है जिसको सरकार ने ही अपॉइंट किया है, तो वो भी आपकी रेम्युनरेशन का पार्ट होगा। क्लियर? वो भी आपकी रेम्युनरेशन का पार्ट होगा। देखिए डायरेक्टर को नेट प्रॉफिट में मिलता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि नेट प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। ऑफ कोर्स डायरेक्टर को अगर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है, सेक्शन 198 का नेट प्रॉफिट है, तो उसकी कोशिश क्या रहेगी कि वो प्रॉफिट को बढ़ाए ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका 5% बढ़े, उसको रेम्युनरेशन मिले। इसलिए सेक्शन 198 दे दिया गया कि आप यही ले सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते, आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। अगर ये सेक्शन डिफाइन ना होता वो कैसे भी करके प्रॉफिट को बढ़ा लेते। आपके मन में सवाल आता है कि डिफाइन क्यों है? इसलिए डिफाइंड है क्योंकि आप इसे मैन्युपुलेट ना कर सको। सेक्शन ने क्लियर कट डिफाइन कर दिया ये आइटम लेना है या नहीं लेना। क्लियर? तो कहता है कि अगर सब्सिडीज मिली है गवर्नमेंट से तो लेनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो पब्लिक अथॉरिटी ना हो या सरकार ना हो, अगर वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है तो उसको आपने नेट प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करना। क्यों नहीं करना? ऐसे तो मैं अपने जान पहचान वालों से सब्सिडीज लेके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लूंगा और बाद में उनको सब्सिडी दे दूंगा। तो ऐसा नहीं करना। अगर सरकार, देखो सरकार जब सब्सिडी देगी तो कुछ सोच के देगी, तो सेक्शन भी तो सरकार नहीं बनाया ना। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है, अगर उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई पब्लिक अथॉरिटी सब्सिडी दे रही है तो यू हैव टू कंसीडर दैट, उसमें जोड़ना है। कौन कौन से आइटम्स नहीं लेने, शुड नॉट। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम है तो प्रॉफिट में ऐड नहीं करना। वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मालूम है पीएनएल में ऐड नहीं होता, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मना भी कर दिया कि अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किसी डायरेक्टर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब मार्केट में शेयरों के प्राइस बढ़ गए, और अगर मार्केट में शेयरों के प्राइस बढ़े तो आपका शेयर फेस वैल्यू से ज्यादा बिका, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा आया, इट्स ए नेचर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, वो आप अपने नेट प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करोगे, बिकॉज ये आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये भी तो कैपिटल प्रॉफिट होता है। आपको मालूम है शेयर फॉरफिट हो गए, फॉरफिट होने के बाद अगर जब आप उसे रीइश्यू करते हो तो उसमें कैपिटल प्रॉफिट आता है। जानते हो ना इस बात को? अगर शेयर एक बार फॉरफिट कर दिए गए और दोबारा आप उसको रीइश्यू करते हो तो उसमें एक प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। वो प्रॉफिट भी आपने कंसीडर नहीं करना क्योंकि डायरेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहे। अगर एक बंदे ने कॉल्स नहीं पे की, इस वजह से शेयर फॉरफिट हुए हैं, और उसके बाद आप उसे रीइश्यू करोगे तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट आया दैट शुड नॉट बी द पार्ट, वो लेना नहीं है। उसके बाद अगर कोई आप अंडरटेकिंग
बेचते हो, अंडरटेकिंग का मतलब किसी बिजनेस के पार्ट को बेच देते हो, और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, अगर उस अंडरटेकिंग के पार्ट को बेच देते हो, वहां से आपको जो प्रॉफिट होगा इट्स द नेचर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ये भी आपने कंसीडर नहीं करना, कैपिटल प्रॉफिट को भी आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट भी आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, अंडरटेकिंग की मार्केट वैल्यू बड़ी होगी, इस वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप समझो ना लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि डायरेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन को ही कंसीडर करना है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, जो कंपनी को प्रॉफिट विदाउट डायरेक्टर्स कंट्रीब्यूशन हुआ उसको कंसीडर नहीं करना उनको प्रॉफिट देने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और फिक्स्ड एसेट बेचते हो और उस पर जो प्रॉफिट आता है वो कैपिटल नेचर का है, उसको भी कंसीडर नहीं करना। जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो ध्यान देना, मैं यहां थोड़ा सा देखो, जब आप सेल करते हो, एक मिनट यहां नहीं करते, यही कर देता हूं, अगर सेल, तीन चीजें होती है, कॉस्ट होती है और तीसरा WDV होता है। फिक्स्ड एसेट के केस में आपकी तीन चीजें होती हैं, एक सेल होती है, एक कॉस्ट होती है, एक WDV होती है। देखिए, अगर तो आपकी सेल एक्सीड करती है WDV से बट लेस देन कॉस्ट, अगर आपकी सेल WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है, अगर सेल प्राइस है WDV से ज्यादा है बट कॉस्ट से कम है, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं मानते, ये रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं, इसे हम कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे। इट्स ए रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली। सेल प्राइस में सपोज करो, सेल प्राइस मैं आपको यहां ले लेता हूं कि सेल प्राइस मान लीजिए किसी चीज का 1 लाख है, किसी फिक्स एसेट का, उसकी WDV है 80,000, 80,000 उसकी क्या है WDV है, और मान लीजिए उसका जो कॉस्ट है वो 1,50,000 है, यानी कि जब खरीदा था तो उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया थी और आज हमारी बुक्स में वो 80,000 पे चला गया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर आप उसे बेच देते हो तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, बट ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग इस सेक्शन के लिए, इसे रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट ट्रीट करेंगे और ये कंसीडर करेंगे दैट प्रॉफिट शुड बी द पार्ट ऑफ सेक्शन 198, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज हुई है जिस वजह से WDV फॉल कर गया। अब यहां पर मार्केट प्राइस में एक्चुअल डेप्रिसिएशन कम है, आपने ज्यादा चार्ज कर दी, तो जब डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की होगी, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन सेक्शन 123 के अंदर चार्ज होती है, सेक्शन 123 में डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका बताया गया है और उसमें बताया गया कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के मुताबिक चार्ज होगी। कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 123 जो बताता है कि कंपनीज को डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। सेक्शन 123 में साफ लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 ऑफ कंपनी एक्ट के मुताबिक चार्ज की जाएगी। अब शेड्यूल 2 में क्या गिवन है? शेड्यूल 2 में अलग अलग एसेट्स की लाइफ गिवन है, शेड्यूल 2 में अलग अलग एसेट्स की लाइफ गिवन है, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। उसका मार्केट से ज्यादा कोई सीधा संबंध नहीं होता, वो तो डिफाइंड है। तो मान लीजिए शेड्यूल 2 के मुताबिक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी और मार्केट के हिसाब से डेप्रिसिएशन कम हुई है, तो ऑटोमेटिकली सेल प्राइस WDV से ज्यादा हो जाएगा। तो WDV फॉल क्यों करी? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। और अगर सेल प्राइस WDV से ज्यादा है तो मान के चलेंगे कि इट इज ए रिकवरी ऑफ ओवरचार्ज डेप्रिसिएशन, तो ये आपके प्रॉफिट का पार्ट है, इसे इस प्रॉफिट को आपने सेक्शन 198 के अंदर कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहां पर प्रॉफिट होता 2 लाख का, यहां पर प्रॉफिट होता 2 लाख का, तो जो प्रॉफिट कॉस्ट से ज्यादा है वो कैपिटल नेचर का है, यानी कि 50,000 का आपको प्रॉफिट कितना हुआ टोटल? 1,20,000। इसमें 70,000 का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर का होगा, कॉस्ट तक 180 से 170 कॉस्ट का डिफरेंस है,
तो कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट होता है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, और उससे ज्यादा जो प्रॉफिट आएगा आपको वो कैपिटल नेचर का होगा। तो आपने यहां पर 50,000 को कंसीडर नहीं करना, 70,000 को कंसीडर कर लेना। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अंडरटेकिंग के केस में नहीं, ये सिर्फ फिक्स एसेट की सेल, क्योंकि अंडरटेकिंग की डेप्रिसिएशन नहीं होती है, ठीक है। अंडरटेकिंग की डेप्रिसिएशन नहीं हो तो पूरी कंपनी एज ए होल पूरा पार्ट है। और अगर फिक्स एसेट को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हो, अगर वहां पे डेप्रिसिएशन होती है तो वहां पे कैपिटल नेचर वाले प्रॉफिट को आपने कंसीडर नहीं करना, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद अगर आप का कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है जो इस वजह से हो रहा है कि एसेट या लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट चेंज हुई है, और वो कैरिंग अमाउंट इसलिए चेंज हुई है कि आपने एसेट्स या लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है। अगर आपको मालूम है ना कि हमारे बुक्स में एसेट और लायबिलिटीज को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेके आते हैं, बट कई केसेस में हमें एक ऑप्शन मिलती है कि हम अपने एसेट और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे ले आए, यानी कि रिवैल्यूएशन कर दें उसके। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट होता है, दैट शुड नॉट बी द, अगेन दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस नेट प्रॉफिट, आपको उसको कंसीडर नहीं करना। तो कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से नहीं करने? नॉर्मल प्रॉफिट तो करने ही करने हैं, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वगैरह आए हैं वो तो कंसीडर करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा सब्सिडीज जो मिली है वो भी आपने कंसीडर करनी है। याद रखना, सब्सिडी अगर सरकार से मिली है या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अथॉरिटी से मिली है तो ही आपने उसको कंसीडर करना है, जो कि सरकार द्वारा अपॉइंटेड है। कौन कौन सी चीजें कभी भी नहीं करनी? सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं करना। देखो मेन इसमें ये है कि कैपिटल प्रॉफिट नहीं करना आपने। अगर आप पूरा पढ़ो ना, इसमें शुड नॉट बी द पार्ट, प्रॉफिट में क्या नहीं लेना, जो नहीं लेना उसको छोड़ के बाकी सब लेना है। अब देखो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड के बारे में कोई बात नहीं बोली, इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में कोई बात नहीं बोली, डिविडेंड रिसीव्ड के बारे में कोई बात नहीं बोली, मतलब लेना है। दैट शुड बी द पार्ट। जो नहीं लेना वो बता दिया, कहते क्रेडिट शुड नॉट बी गिवन टू द फॉलोइंग कैपिटल। ये सारों को पढ़ के देख लो, कैपिटल प्रॉफिट नहीं लेना। इसका निचोड़ यही बनता है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैपिटल प्रॉफिट है, जब आप फोरफिट शेयर को रीइश्यू करोगे तो भी कैपिटल प्रॉफिट आ रहा है, जब आप अंडरटेकिंग को बेचोगे तो वहां पे जो प्रॉफिट आएगा वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। अगर एसेट की सेल हो रही है तो कैपिटल प्रॉफिट वाला पार्ट नहीं लेना, और अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो बेसिकली वो भी कैपिटल प्रॉफिट नॉट रियलाइज्ड इन कैश होता है, वो भी आपने नहीं लेना। तो निचोड़ इसका ये कि आपने कैपिटल प्रॉफिट नहीं लेना। उसके बाद कौन कौन से खर्चे हमेशा माइनस करने हैं? ऑल द यूजुअल वर्किंग चार्जेस, बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चे, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे होते हैं वो आपने ऑलवेज माइनस करने हैं। दूसरा, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन आपने माइनस करनी है। डायरेक्टर की जो आप एक्चुअल में दे रहे हो, हालांकि वी आर यूजिंग दिस टू कैलकुलेट दैट, उसके नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो, उसी नेट प्रॉफिट के ऊपर उसकी रेम्युनरेशन बेस्ड हो सकती है, बट अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हो तो उसको हमेशा माइनस करना है, जो भी आप दे रहे हो। बोनस और कमीशन, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को, किसी इंजीनियर को, किसी को बोनस और कमीशन दे रहे हो, वो भी आपने माइनस करना है, पे किया या पेबल है। उसके बाद अगर कोई टैक्स लगा है, ठीक है, जो कि याद रखना टैक्स कभी भी माइनस नहीं होता प्रॉफिट में से, बट अगर कोई स्पेशल रीजन की वजह से टैक्स लगाया है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस के की वजह से बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा है तो वो भी आपने कंसीडर करना है। और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा वो भी आपने कंसीडर करना है। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको छोड़ के अगर कोई और टैक्स सरकार ने इंपोज कर दिया वो कंसीडर करने हैं, माइनस करने हैं। ठीक है, कौन कौन से नहीं करने, मतलब कौन कौन से माइनस करने हैं? अगर कोई आपका एक्सेस प्रॉफिट है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा अगर आपको कोई या एबनॉर्मल प्रॉफिट पैदा हो गया आपको, यानी कि कैपिटल गेन हो गया ना, बेसिकली कैपिटल गेन हो गया, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लग गया, वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं होता। आपको मालूम है ना, अगर विंडफॉल गेन हो गया, विंडफॉल गेन अदर इनकम में फॉल कर जाता है और अदर इनकम के ऊपर टैक्स लग गया,
तो वो आपने ऑफ कोर्स अगर अदर इनकम कंसीडर होगी तो उसका टैक्स भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो एनी टैक्स ऑन एक्सेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट वो कंसीडर करना है। या कोई बिजनेस के ऊपर टैक्स लगा है लेकिन वो स्पेशल रीजन की वजह से लगा है या स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से सरकार ने इंपोज कर दिया, तो वो भी कंसीडर करना है। इसका मतलब ये हो गया कि बाकी का जो नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल टैक्स लगा वो माइनस नहीं करना आपने, ठीक है जी। ऑफ कोर्स आप अगर इंटरेस्ट पे करोगे, चाहे वो डिबेंचर पे पे करो, चाहे मॉर्गेजेस पे पे करो, चाहे अदर लोन्स के ऊपर पे करो, वो भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस चाहे डिबेंचर पे हो, चाहे मॉर्गेजेस के ऊपर हो, चाहे अदर लोन्स के ऊपर। उसके बाद अगर आप कोई रिपेयर करवा रहे हो तो ऑफ कोर्स वो भी माइनस करना है, लेकिन वो रिपेयर कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चे हैं। उसके बाद अगर आपने डेप्रीशिएशन माइनस करनी है तो वो भी सेक्शन 123 वाली होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्ट यही अलाउ करता है, ठीक है। डेप्रीशिएशन आपने जो माइनस करनी है वो ऑलवेज नॉर्मल जो सेक्शन 123 ऑफ द एक्ट है ना, उसमें जो डेप्रीशिएशन गिवन है उसी को माइनस करना है। अगर आप कोई कंपनसेशन पे करते हो, अगर कोई आप डैमेजेस पे करते हो अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन, तो वो आपने कंसीडर करना है। लीगल ऑब्लिगेशन के कोई वॉलंटरली आप कोई किसी को कंपनसेशन पे कर रहे हो, हालांकि आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, आप अपनी मर्जी से पे कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड। कहता है कि एनी कंपनसेशन और डैमेजेस टू बी पेड इन वर्च्यू ऑफ एनी लीगल लायबिलिटी, और अगर उस लीगल लायबिलिटी को कवर करने के लिए कोई इंश्योरेंस करवा रखी है, उसका अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो वो भी आपको माइनस करना है। क्लियर है? अगर बैड डेट्स है तो वो भी माइनस करना है। अगर आप इसको पूरे को देखो ना, अगर ये पूरे ग्रुप को देखो, सेकंड वाले, थर्ड वाले, पहला क्या था कि अदर इनकम के अलावा कौन से इनकम, सब्सिडीज जो सरकार द्वारा मिली है या पब्लिक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट की उसके द्वारा। दूसरा पॉइंट था कि कौन कौन से खर्चे, कौन कौन से प्रॉफिट कंसीडर नहीं करने हैं। कैपिटल नेचर का कोई भी प्रॉफिट हो हमें कंसीडर नहीं करना, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, चाहे फोरफीचर से आया हो, चाहे अंडरटेकिंग की सेल से आया हो, चाहे एसेट की सेल से आया हो, चाहे रिवैल्यूएशन से आया हो, नहीं कंसीडर करना, क्योंकि उसमें मैनेजर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तीसरा, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे सारे कंसीडर करने हैं, जिसमें आपके नॉर्मल वर्किंग एक्सपेंसेस आ गए, जिसमें सैलरीज वेजेस तो शामिल नहीं है, बोनस कमीशन को अलग से बोल दिया उन्होंने, बोनस कमीशन अलग से बोल दिया, वो भी नॉर्मल का खर्चा होएगा। उसमें बोल दिया टैक्सेस, अगर आप सोचते हो तो टैक्सेस बिजनेस के नॉर्मल टैक्सेस कंसीडर नहीं करने हैं, कोई एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टैक्स लगा हुआ वो कंसीडर होगा आपको। एक्सेस प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स लगा दिया अलग से नोटिफिकेशन निकाल के वो कंसीडर करना है। नॉर्मल बिजनेस का टैक्स कंसीडर नहीं करना। अगर आप डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो भी नॉर्मल बिजनेस में पे करते हो, वो भी देना है। यानी कि नॉर्मल बिजनेस के सारे खर्चे, डेप्रीशिएशन आप लोगे तो वो भी आपको माइनस करनी है। डेप्रीशिएशन पर शर्त यह है कि अपनी मनमर्जी की डेप्रीशिएशन हम अलाउ नहीं करेंगे। हम सेक्शन 123 के अंदर जो डेप्रीशिएशन निकालने का तरीका दिया गया उसी के हिसाब से जो बनेगी वही अलाउ करेंगे। उसके अलावा बाकी के कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चाहे वो डिबेंचर पे हो, बॉन्ड्स के ऊपर हो, मॉर्गेजेस के ऊपर हो, लोन के ऊपर, वो भी माइनस करना है। कोई अगर आप रिपेयर करवा रहे हो, कैपिटल नेचर की होनी चाहिए, रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, वो भी माइनस करना है। उसके अलावा कोई भी अदर बैड डेट्स वगैरह हुए, किसी को बिजनेस के दौरान की लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर अगर आपने कुछ पेमेंट्स की है, कोई पेनल्टी, डैमेजेस पे की है, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, वो भी आपने माइनस करना है। क्लियर? उसके बाद यानी कि आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। शेड्यूल 3 बनाते समय आप अपनी मनमर्जी कई जगह पे कर सकते हो, यहां नहीं कर सकते, इसलिए सेक्शन बनाया गया है ताकि मैनेजर या मैनेजरियल पर्सन के पास बहुत ताकत होती है, दे कैन टेक डिसीजंस। तो सेक्शन 198 कहता है कि नहीं, ऐसे ही ऐसे ही प्रॉफिट निकालोगे। कहता है कि फॉलोइंग सम शुड नॉट बी डिडक्टेड, ये कभी माइनस नहीं करना आपने। देखो, कैपिटल नेचर के लॉसेस माइनस नहीं करने। अगर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो कैपिटल नेचर के लॉसेस भी माइनस नहीं करने। इनकम टैक्स जो नॉर्मल एक्ट के अंदर बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर पे करोगे वो भी नहीं लेना आपने, वो मैंने आपको बता दिया था। और कोई भी कंपनसेशन और पेमेंट जो आपने वॉलंटरली पे की है, दैट शुड अगेन शुड नॉट बी डिडक्टेड।
वो आपको प्रॉफिट में से माइनस नहीं करने दिया जाएगा, वो आप नहीं माइनस करोगे। तो ये सारी चीजें निकाल के जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा सेक्शन 198 का। याद करने की जरूरत नहीं, आप बैठ के सोचो कि इनको याद करना है, लॉजिक लगाओ। लॉजिक क्या है? क्या इनकम नॉर्मल लेनी है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इनकम यही लेनी है कि आपने सब्सिडीज कंसीडर करनी है जो सरकार द्वारा है। जानबूझ के ना वहां लिखा होता है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी, नहीं लेनी है। नॉर्मल खर्चे सारे माइनस करने हैं जो लीगल है। एक चीज और, प्रोविजन माइनस नहीं हुई, एक्चुअल खर्चे माइनस हुए हैं। प्रोविजन नहीं माइनस हुई, एक्चुअल खर्चे माइनस हुए हैं। डायरेक्टर की रेम्युनरेशन भी माइनस करनी है और टैक्स नहीं माइनस करना। हाँ, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस में कोई टैक्स लगा हुआ वो माइनस हो जाएगा। कैपिटल नेचर का ना तो गेन कंसीडर करना ना लॉस कंसीडर करना है, बाकी सारी चीजें कंसीडर करके जो भी प्रॉफिट आएगा वो सेक्शन 198 का प्रॉफिट है। हर चीज याद ना तो होती है और ना की जा सकती है, बस दिमाग से करना है कि अच्छा ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप ये समझो कि जो प्रॉफिट मैनेजमेंट की वजह से पैदा हो रहा है ना वो सेक्शन 198 का प्रॉफिट है। तो अगर आपको किसी आइटम में डाउट आ रहा है, जैसे ट्रांसफर फी दी होती है क्वेश्चन में, इनकम होती है ट्रांसफर फी, इनकम होती है ना, क्या वो कंसीडर होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 198 के अंदर उस ट्रांसफर फीस शेयर ट्रांसफर की फीस है। अगर किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर को ट्रांसफर किया है तो उससे हम लोग ट्रांसफर फीस ले लेते हैं। ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट में अदर इनकम में जुड़ती है। अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे फॉर्मेट के तो उसमें अदर इनकम में वो जो ट्रांसफर फीस है जुड़ती है, बट क्या वो मैनेजमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है? दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कैपिटल प्रॉफिट है वो बिजनेस की वजह से पैदा नहीं होते, वो मार्केट की वजह से पैदा हो रहे हैं। कैपिटल लॉस भी मार्केट की वजह से लॉस हो रहा है, तो उनको नहीं कंसीडर करना। कोई खर्चे हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो कंसीडर कर लो, नहीं तो छोड़ दो। डेप्रीशिएशन में आपने मनमर्जी नहीं करनी। अगर आप, अच्छा ये सेक्शन 193 की डेप्रीशिएशन ना लिखी होती तो वो क्या करते, डेप्रीशिएशन को मर्जी से कम कर देते और प्रॉफिट को बढ़ा लेते। ठीक है जी, इस तरीके से है। तो ये था कि अगर कंपनीज प्रॉफिट कमाती हैं तो रेम्युनरेशन 198 के अंदर कैसे कैलकुलेट होगी, मतलब 198 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, उसका मैक्सिमम 11% आप निकाल सकते हो। तो आपको कितना मिलेगा डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। उसके बाद अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस है, नो प्रॉफिट या एडुकेट प्रॉफिट नहीं है, ऐसे केस में आपको नेट प्रॉफिट के ऊपर रेम्युनरेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉस आ जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो लॉस के ऊपर आप रेम्युनरेशन को कैसे कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केस में आप मैनेज कितने कैपिटल को कर रहे हो, जितने कैपिटल को आप मैनेज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रेम्युनरेशन मिल जाएगी। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कि कैपिटल मैनेज्ड बाय द मैनेजिंग पीपल। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल वो है जो आप मैनेज करते हो बिजनेस को चलाने के लिए। कई बार आप मैनेज तो कर रहे होते हो लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में आपको आपकी मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज के हिसाब से कितने को मैनेज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको रेम्युनरेशन मिल जाएगी। कहते हैं कि अगर आपका कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, आप बोलोगे सर कैपिटल कैसे नेगेटिव हो गया, आपके लॉसेस ही इतने भारी हैं। आपको मालूम है शेयर होल्डर फंड में आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, शेयर कैपिटल भी होता है। ठीक है, तो अगर शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में लॉस इतना ज्यादा हो गया कि पूरा शेयर होल्डर फंड नेगेटिव हो गया, उसे बोलते हैं नेगेटिव कैपिटल हो गया। मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 5 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 10 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। इफेक्टिव कैपिटल में ना लॉन्ग टर्म बोरिंग भी होती है, यानी कि जितना आप मैनेज कर रहे हो, मैनेजमेंट में आप शेयर कैपिटल के साथ साथ लॉन्ग टर्म बोरिंग का पैसा भी मैनेज करते हो। 5 करोड़ का शेयर कैपिटल, 10 करोड़ का क्या है लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो आप 15 करोड़ को मैनेज कर रहे हो, आपका लॉस 20 करोड़ का हो गया, तो आपका कैपिटल नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आप मैनेज तो कर रहे थे पर लॉसेस ज्यादा हो गए। तो कहते हैं कि अगर आपका कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल, ये वो वाला कैपिटल नहीं है जो शेयर कैपिटल होता है, इफेक्टिव कैपिटल यानी कि वो कैपिटल जिसे आप मैनेज कर रहे हो, अगर वो नेगेटिव हो गया या उसकी वैल्यू 5 करोड़ से नीचे है तो आपको 60 लाख मिलेगा। ये टोटल नहीं है, पर पर्सन है, इट्स नॉट टोटल। ठीक है, मैक्सिमम इतना मिलेगा। उसके बाद अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है
आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा, 5 करोड़ और अबव, बट 100 करोड़ से नीचे है, तो ऐसे केस में आपको 84 लाख की रेम्युनरेशन एनुअल मिलेगी। और ये इफेक्टिव कैपिटल लास्ट बैलेंस शीट को देखा जाता है, प्रीवियस ईयर की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे हम इफेक्टिव कैपिटल निकालेंगे। और अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 250 करोड़ से कम है, 250 करोड़ से कम है, तो ऐसे केस में 120 लाख आपकी रेम्युनरेशन होगी, 1 करोड़ 20 लाख एनुअल। और अगर आप 250 करोड़ से ज्यादा को मैनेज कर रहे हो तो उस केस में आपको 120 लाख तो मिलेगा ही, प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल अबव 250 करोड़। 250 करोड़ से ऊपर जितना आपका कैपिटल बनेगा उसका 0.01% भी आपकी रेम्युनरेशन में ऐड होगा। दिस इज द मैक्सिमम रेम्युनरेशन। लेकिन अगर जनरल बॉडी मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, जनरल बॉडी मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। अगर शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्री हो जाते हैं, तो ये रेम्युनरेशन की जो लिमिट है डबल भी हो सकती है। ये रेम्युनरेशन की जो लिमिट है वही नोट लिखा है, अबव लिमिट कैन बी डबल इफ कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हमेशा एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग टाइप होती है, वही होती है। जब शेयर होल्डर डिसाइड कर ले कि हम रेम्युनरेशन देंगे तो ठीक है, डबल हो सकती है। क्लियर है? तो मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो कितनी रेम्युनरेशन होगी, और अगर आपको लॉसेस होगा तो आपकी कितनी रेम्युनरेशन होगी। अब लॉस है केस में रेम्युनरेशन की जो डेफिनेशन है वो इफेक्टिव कैपिटल पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए ना इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है कहीं? कैपिटल एम्प्लॉयड जानते हो क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है लॉन्ग टर्म मनी यूज्ड इन बिजनेस, लॉन्ग टर्म मनी यूज्ड इन बिजनेस फॉर द बिजनेस। लॉन्ग टर्म मनी होती है जो बिजनेस में होती है और बिजनेस के लिए यूज हो रही है। सेम है इफेक्टिव कैपिटल, वो पैसा जो कंपनी में बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म होना चाहिए और बिजनेस के लिए यूज हो। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, वो पैसा जो डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर द्वारा मैनेज किया जा रहा है बिजनेस को चलाने के लिए, वो आपका इफेक्टिव कैपिटल है। ठीक, इसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व्स भी आएंगे, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। रिजर्व सारे आएंगे क्योंकि सारे रिजर्व कैश को तो इंडिकेट करते ही है ना। अगर आपको चाहे अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है, अगर आपको कैपिटल रिजर्व मिल रहा है, तो कैश तो बिजनेस में आ ही रहा है ना, तो वो भी तो मैनेज हो रहा है। अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है, वो भी बिजनेस में आ रहा है। मैंने बोला था आपको कि यहां तो लगाया हो या कमाया हो, दोनों पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट है। आपने लगाया वो शेयर कैपिटल में चला गया, जो कमाया वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरीके से कमाई है, कैपिटल प्रॉफिट है। आपको जो कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है वो भी एक तरीके से कमाई है। तो सारे रिजर्व आपको कंसीडर करने होंगे। ठीक है, हाँ, जो कैपिटल रिजर्व रिलाइज नहीं होगा, कैश में नहीं आएगा, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने कंसीडर नहीं करना। डिवेंचर भी कंसीडर करने हैं क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म मनी है। एनी लोन वो भी कंसीडर करना है, पब्लिक डिपॉजिट भी कंसीडर करने हैं। लेकिन अगर कोई पैसा लॉस हो चुका है तो वो आपने कंसीडर नहीं करना, क्योंकि लॉस होने का मतलब है पैसा बिजनेस से निकल गया। अगर आपको लॉस हो चुका है वो माइनस कर देना है। और अगर आपने कोई पैसा नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में लगा रखा है, याद रखना, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज में लगा रखा है, वो भी आप मैनेज नहीं कर रहे हो, वो भी माइनस कर दो। तो इसलिए मैंने बोला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब वो पैसा जो इन्वेस्ट किया लेकिन बिजनेस के लिए नहीं किया, किसी यूं ही कर दिया। अगर मान लीजिए मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा के, हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और हम लोग पैसा रियल एस्टेट में लगा दें, तो हमारी वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे बिजनेस को ग्रो नहीं करवा रही है। वो तो जस्ट हमारे पास फालतू पैसा था, उसको हमने वहां इन्वेस्ट कर दिया, उसके ऊपर आपको रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी और इंस्टीट्यूट में पैसा इन्वेस्ट कर दें या बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें जहां पर हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूट बनाएंगे अपना, वो एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। या एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करें जो हमारी एडवर्टीजमेंट करे, वो हमारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो एक मैनेजमेंट का डिसीजन है, तो वो तो कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया ना, वो पैसा आप मैनेज नहीं कर रहे तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो,
फिर सारी इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रेड वाली होती है, फिर उस केस में नहीं, आप इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ पैसा माइनस नहीं करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही इन्वेस्ट करना है, तो कहीं पर भी वो इन्वेस्ट करे वो आपके मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। तो वही मैंने आपको नोट में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी नो इन्वेस्टमेंट इज डिडक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग इफेक्टिव कैपिटल, क्योंकि उनका काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, आइए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वाज ऑब्टेन्ड। ऑथराइज कैपिटल गिवन है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल गिवन है, शेयर सस्पेंस अकाउंट गिवन है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, उसके बाद सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, करंट लायबिलिटीज, आपने एसेट्स में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है, शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर द अलॉटमेंट ऑफ व्हिच इज नॉट येट मेड। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो वाला है शेयर सस्पेंस। आपको निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। वुड योर आंसर डिफर इफ एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो मतलब आपको दो पार्ट्स में आंसर करना है, एक एक्स लिमिटेड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और दूसरा एक्स लिमिटेड इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इफेक्टिव कैपिटल निकालना है आपको। मैंने आपको बोला जो पैसा मैनेज करते हो बिजनेस के लिए वो इफेक्टिव कैपिटल है, हेडवाइज याद करने की जरूरत नहीं। देखो आपके पास इतनी चीजें याद करने को होती है कि आप याद ही नहीं कर पाते हो, लॉजिक से काम करोगे तो समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो पैसा आपने मैनेज किया है, कौन सा किया, 15 लाख आप मैनेज कर रहे हो, यानी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गए। जो ऑथराइज कैपिटल है वो तो हमने लिया ही नहीं होता, वो तो एक जस्ट ये है कि हम नॉमिनल कैपिटल जिससे हम रजिस्टर्ड है वो दिया हुआ है, तो वो हमारे पास है नहीं है, तो जितना है उसी को कंसीडर करोगे। तो आपने 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेना है, आपने 96 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल को लेना है। शेयर सस्पेंस का पैसा हमने यूज ही नहीं किया अभी तक, वो पैसा तो अभी अलॉटमेंट भी नहीं की, और जब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते आप उसे यूज नहीं कर सकते। ये तो मालूम है ना आपको कि आप जब तक शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं करोगे तब तक आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो नहीं लेना आपने। ठीक है, उसके बाद क्या कैपिटल रिजर्व लेना है, बिल्कुल 150 नहीं लेना, सिर्फ 45 लेना है, क्योंकि 150 तो पैसा आया ही नहीं। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई इनफ्लो ऑफ कैश थोड़ी ना होता है कि हम उसे मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ 45,000 लेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ कोर्स पैसा आया होगा जब आपने शेयर प्रीमियम पर इश्यू किए होंगे। ठीक है, सिक्योर्ड लोन, हम लॉन्ग टर्म मनी को भी तो मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि शेयर कैपिटल को ही मैनेज करोगे, एवरी लॉन्ग टर्म बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। उस पैसे को सारे को मैनेज करना है, क्योंकि सोर्स वाली डेफिनेशन पढ़ोगे तो सोर्स में आपका शेयर कैपिटल भी आता है और नॉन करंट लायबिलिटीज भी आती है। हालांकि करंट लायबिलिटीज भी सोर्स है, बट वो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है। इसलिए जब आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हो आप करंट को नहीं लेते हो, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, वो तो रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, वर्किंग कैपिटल आपका जीरो होता है नेट, उतने के करंट एसेट पड़े होते हैं, उतने की करंट लायबिलिटीज होती हैं, तो डिफरेंस होता है, तो इसलिए करंट लायबिलिटीज को आप कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद क्या हमें पब्लिक डिपॉजिट कंसीडर करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम एसबीआई शॉर्ट टर्म ये नहीं कंसीडर होगा, कि होगा, दैट शुड नॉट बी द पार्ट। ठीक है, कैश क्रेडिट है, सीसी लिमिट्स है, करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। कैश क्रेडिट का मतलब सीसी लिमिट, शॉर्ट टर्म साथ में लिख भी दिया, ये नहीं लेंगे। उसके बाद क्या ट्रेड पेबल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो हमारा पैसा आ गया, ठीक है, जोड़ के उसमें से जो पैसा हम नहीं मैनेज कर रहे हैं, लॉस हो चुका है, वो माइनस कर दो। तो इसमें से आपने लॉस माइनस कर देना, ये पैसा डूब चुका है, मैनेजमेंट हो ही नहीं रही इस पैसे की, तो माइनस कर दो। और दूसरा माइनस करोगे आपने उस टोटल पैसे में से जो पैसा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लगा रखा है, उसे भी आप माइनस कर दोगे। तो अगर आप शेयर डिबेंचर में पैसा लगा के बैठे हो, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये हमारे लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हम उसको भी माइनस कर देंगे। तो उसको टोटल करके आपका इफेक्टिव कैपिटल आ जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं माइनस करोगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 15 लाख आ गया, 96 लाख आ गया, कैपिटल रिजर्व आपने 45,000 को कंसीडर करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, 12% डिबेंचर कंसीडर करने, पब्लिक डिपॉजिट कंसीडर हुआ है, इन्वेस्टमेंट माइनस की है और लॉस माइनस किया है।
लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में जाओगे तो सिर्फ लॉस माइनस हुआ है, ठीक है। अब आप देखो ऐसा ही क्वेश्चन आई थिंक पेपर में आया था, ऐसा ही था ना, तो इजी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एंड में जाकर प्रॉपर तैयारी नहीं करते हो, या भूल जाते हो, या रट्टे लगाए होते हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, रट्टे लगाए होते हैं। इतना मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, मटेरियल ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक कॉपी में सारा मटेरियल होना चाहिए ताकि पढ़ी जाए। 15 कॉपियां इकट्ठी कर लेते हो और पेपर वाले दिन समझ में नहीं आता कौन सी छोड़े कौन सी पकड़े, और एक ही तो दिन होता है। आपको इस 8-9 महीनों में यह तैयारी करनी होती है कि एक मटेरियल कितना छोटा करना है ताकि पेपर वाले दिन वो पढ़ा जाए। ऐसा नहीं होता कि आपको आता नहीं है, पेपर वाले दिन रिवीजन नहीं होती आपकी, और 15 दिन पहले पढ़ा होता है, भूल जाते हो। और रिवीजन करना बड़ा जरूरी है, इसलिए मटेरियल को कंसाइज करना बड़ा जरूरी है। तो प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट देते रहो, उससे फर्क पड़ता है। आगे चलते हैं। कुमार लिमिटेड, ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, हैज बीन incurring losses for the past few years. The company provides the following information for the current year. Paid up, अच्छा पेड अप कैपिटल आ गया, लेना है आपने। अच्छा देखते हैं नीचे, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर। वन होल टाइम डायरेक्टर का मतलब आपको 5% मिलेगा नेट प्रॉफिट का, अगर प्रॉफिट है तो, नहीं तो इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से मिलेगा। मिस्टर एक्स, you are required to calculate the amount of maximum remuneration that can be paid to him if no special resolution, no special resolution मतलब जितनी लिमिट है उतना ही मिलेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होता तो डबल हो जाती। No special resolution is passed at general meeting of the company in respect of payment of remuneration for a period not exceeding 3 years. एक बार बताओ, इस आप इफेक्टिव कैपिटल निकालोगे कि नेट प्रॉफिट निकालोगे? जो जानकारी है उसके हिसाब से तो इफेक्टिव कैपिटल निकलेगा। इसका मतलब कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, तो आप पेड अप कैपिटल लोगे, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोगे, आप रिजर्व में 140 लोगे, है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व तो लेना नहीं है। उसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम लोगे, आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे, डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर लोगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं लोगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस कर दोगे, और इन्वेस्टमेंट माइनस कर दोगे क्योंकि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी आपकी, ठीक है। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल आ गया, प्रेफरेंस शेयर आ गया, रिजर्व्स मैंने 140 बोला था वो ले लिया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म है वो ले लिया, और जो टोटल है लॉसेस माइनस कर दिया, आपका इफेक्टिव कैपिटल आ गया, ठीक है। तो कहता है कि अच्छा ये 180 है ना, 1,80,000 यानी कि 1,80,00,000 हो गया ना, 1.80 1 करोड़ 80 लाख हो गया, तो इट्स लेस देन 5 करोड़। और जब आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम हो तो आपका 60 लाख आपको मिलेगा, ठीक है। तो सिंस कुमार लिमिटेड इज इनकरिंग लॉसेज एंड नो स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन passed by the company for payment or remuneration, managerial remuneration will be calculated on the basis of effective capital of the company. Therefore, maximum remuneration payable to managing director should be 60 lakh per annum. चले जी आगे, illustration number 3. Mudra Limited gives the following information for the year ended 31st March 2011. प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर आपको प्रॉफिट अंडर सेक्शन 198 कैलकुलेट करना पड़ेगा रेम्युनरेशन देने के लिए। तो बताना जरा आप, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो कौन कौन से, अब ग्रॉस प्रॉफिट तो लेना ही लेना, ग्रॉस प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला नॉर्मल बिजनेस का तो प्रॉफिट लॉसेस लेने हैं। सब्सिडीज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, डायरेक्टर फीस माइनस करोगे, क्या इसमें इंक्लूडिंग होगा, क्यों नहीं करेंगे? ये डायरेक्टर रेम्युनरेशन है कि डायरेक्टर फीस है? जो हमारे लिखा हुआ डायरेक्टर रेम्युनरेशन लिखा हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर रेम्युनरेशन एंड डायरेक्टर फीस। जो डायरेक्टर फीस होती है बेसिकली वो सिटिंग फीस होती है, मीटिंग अटेंड करने की फीस होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड की उसकी फीस है, और वहां लिखा हुआ डायरेक्टर रेम्युनरेशन। आपके स्टडी मटेरियल में मैं आपको पढ़ा देता हूं, 1 मिनट, इसी में मैं यहां पर आपको पढ़ाता हूं।
ये देखो, इसको पढ़ो, ये आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ, इन मेकिंग द कंपटीशन द फॉलोइंग आइटम शुड बी डिडक्टेड, शुड बी डिडक्टेड। सेकंड पॉइंट में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टर, ये आपका लॉ का पार्ट है, बेयर एक्ट समझो, तो यहां डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, यहां पे डायरेक्टर फीस नहीं लिखा हुआ, तो आई डोंट थिंक वो माइनस होनी चाहिए एज पर दिस। मुझे नहीं पता उन्होंने माइनस किया कि नहीं किया, पर मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां तो सिर्फ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखा हुआ, और वैसे भी मैनेजमेंट का पार्ट, आपको पैसा किस लिए दिया जा रहा है, कंपनी को मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपकी फीस जो है वो माइनस करोगे तो डायरेक्टर चिल्लाएंगे ही, ये तो हमारी सिटिंग फीस है, ये तो हमारी ओनर, ये तो हमारी कंपनी के बैठ के डिसीजन लेने की फीस है, दैट शुड नॉट बी डिडक्टेड, ठीक है। तो देखते हैं माइनस किया कि नहीं किया, बट यहां के हिसाब से हमें माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां डायरेक्टर फीस नहीं लिखी हुई, रेम्यूनरेशन लिखी हुई है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करेंगे, क्लियर, वो मैंने आपको बोला तो करनी पड़ेगी। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन माइनस करोगे, डेप्रीशिएशन जो है वो ये वाली माइनस नहीं करेंगे, नीचे अलग से दी हुई है, देखो, डेप्रीशिएशन ऑन पीपीई एज पर शेड्यूल 2, सेक्शन 123 कहता है कि डेप्रीशिएशन शेड्यूल 2 के मुताबिक होनी चाहिए, तो 2 के मुताबिक का मतलब हो गया कि आप 5,75,345 माइनस करोगे, ना कि 5,22,543, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस नहीं होती, कोई प्रोविजन माइनस नहीं होती, एक्चुअल बेसिस के ऊपर आप माइनस करोगे। ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस नहीं होगा, ये भी रिजर्व है। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस नहीं होगा, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में सब्सिडी ऐड होगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस होएगा। डायरेक्टर फीस हम नहीं कुछ करेंगे, एज पर जो हमने रीड किया उसके हिसाब से डायरेक्टर फीस हम नहीं माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम माइनस करेंगे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन 575 345 माइनस करेंगे शेड्यूल 2 वाली, और बाकी ना तो प्रोविजन और टैक्सेशन माइनस करेंगे, ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस करेंगे, और ना ही माइनस करेंगे ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो आइए देखते हैं आपका कितना प्रॉफिट आएगा सेक्शन 198 के मुताबिक। माइनस की हुई है डायरेक्टर फीस। अब देखो यहां पे डायरेक्टर फीस माइनस कर दी, रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया, और वहां पर रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है। तो लेस होनी चाहिए, मैं लेस क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आपको प्रॉफिट पे दिया जा रहा, आफ्टर चार्जिंग होता है ना। आपने पढ़ा होगा +1 में मैनेजर को कमीशन दे रहे हो आफ्टर चार्जिंग 10% आफ्टर चार्जिंग, मतलब उसका माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा उस पे देना है। वो इसी वजह से ऐड करवाई थी ना कि यहां पे बुक में ऐसा किया गया है, वो था क्वेश्चन बेस्ड, भी क्वेश्चन में कैसे किया हुआ है। लेकिन आप लॉ को पढ़ते हो, वो डायरेक्टर की फीस माइनस, डायरेक्टर की फीस की जगह डायरेक्टर रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टर, आई विल क्लैरिफाई दैट, ठीक है, तो उसके हिसाब से बता दूंगा मैं मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, और बाकी तो ठीक है, सिर्फ डायरेक्टर फीस का कंफ्यूजन है, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस कर लूंगा। चलिए आगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए, और एंड में भी कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। सेम जैसा क्वेश्चन चेक कर लो, आपके पास इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल निकालना होगा तो इश्यू एंड सब्सक्राइब लोगे 45 लाख, आप प्रेफरेंस और 2,88 लाख का इक्विटी शेयर भी लोगे, शेयर सस्पेंस आप नहीं लोगे, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में आप 5,85,000 में से 450 माइनस करके लोगे, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व आप नहीं लोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम आप कंसीडर करोगे, ठीक है, कंसीडर करेंगे इफेक्टिव कैपिटल में,
और सिक्योर्ड लोन में आप 15% डिबेंचर कंसीडर करोगे, पब्लिक डिपॉजिट कंसीडर करोगे, और बाकी आप कुछ कंसीडर नहीं करोगे, लेकिन लॉसेस माइनस करोगे, और जो आपने इन्वेस्टमेंट की है शेयर और डिबेंचर में, कंसीडरिंग की वो इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है, वो माइनस हो जाएगी। ठीक, ये तो इजी था। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो समाप्त हैं। कल की क्लास में डिविजिबल प्रॉफिट का टॉपिक पेंडिंग है, जो कल करेंगे। इसको कर देना जाके, डिविजिबल प्रॉफिट का टॉपिक है जो कल की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच।